आप राजनीति में आ गए हैं और भी कई पार्टी देश की हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है बीजेपी के पास। आम आदमी पार्टी क्यों? देखो, जो आप कहते हैं ना संगत, लोग कहते हैं ना कि किसी को जानना हो तो उसकी संगत जानना। आप अपनी विचारधारा से अलग के लोगों के साथ रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। पटपड़गंज की बात करते हैं। पटपड़गंज सिसोदिया जंग पूरा निकल गए आपको जब सीट यहाँ से मिली। बड़ी चर्चा हुई, ओझा जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी सिसोदिया की जगह पर। कि आपने ये सीट मांगी थी या फिर नहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं आप सिसोदिया की जगह पर लड़े? जैसे सिसोदिया जी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और 4-5 लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता। इनके लिए दिल्ली ही पूरी एक विधानसभा है, ये कहीं से भी लड़ सकते हैं, पर मेरे साथ ये स्थिति नहीं थी। तो इस बार आपको नहीं लगता कि ओझा के सामने एक बड़ी चुनौती होंगे? नहीं की देखिए, खेल में और राजनीति में चुनौतियां हमेशा बरकरार रहती हैं। आपको लग रहा है अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो थोड़ी चीजें बदलेंगी? ये फर्जी हिंदू है, ना हार्डकोर हिंदू है ना सॉफ्ट। ये फर्जी हिंदू है, इनको कुछ नहीं पता, न धर्म के बारे में, न धर्म ग्रंथों के बारे में। जो राम के चरित्र को अपना नहीं रहा है वो हिंदू नहीं है। तो आपको लग रहा है ओझा जी, गुरु जी पूर्वांचलियों का वोट लेने में यहाँ पर कारगर साबित होंगे? पूर्वांचली तो खैर एक भाव है, जैसे भाषा होती है ना, भाषा व्यक्ति को जोड़ती है। तो जब मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ क्या हाल है भैया, तो वो पूर्वांचल का आदमी तुरंत खट से कनेक्ट हो जाता है। आजकल तो लड़के मुझे यहाँ गलियों में देख के भाग जाते हैं कि मास्टर आरा पकड़ना ले। सवाल पूछ लेता हूँ ना प्रचार करते करते। निकले हम आपकी कहानी पढ़ रहे थे, आप बचपन में बड़े शरारती थे। शरारत अपने से नहीं शुरू की थी, इतना सताया था लोगों ने। मतलब मेरे क्लास के कुछ लोग थे, मेरा होमवर्क का शीट फाड़ देते। जब विघ्न सामने से आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जिन्हें कभी रिजेक्ट किया गया वो आईएएस गढ़ने की टकसाल बन गए। जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, जिनके हजारों प्रेरणा से लोकर लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, जो लाखों छात्रों को शिक्षा के उस मुकाम तक पहुंचाए हैं जहां उन्हें पहुंचना था। ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद, मोटिवेशनल स्पीकर, अब राजनेता भी कहें तो गलत नहीं होगा, नाम है अवध ओझा, हमारे साथ हैं। गुरुजी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गुरुजी कहें, राजनेता कहें, मोटिवेशनल स्पीकर कहें, आज आप ही बता दीजिए। नहीं, कुछ भी कहें कोई बात नहीं, नेता कहेंगे ज्यादा सही रहेगा, स्थिति को सूट करेगा। तो नेता जब आपने बता ही दिया है तो नेता ही से शुरुआत कर लेते हैं। चुनाव सर पर है, पटपड़गंज से आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? अब तो लास्ट फेज का चुनाव चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मिल लें, मीटिंग हो जाए। पदयात्राएं लगभग खत्म ही हो चुकी हैं, तो पूरा टारगेट है ये है कि जितनी ज्यादा लोगों से विधानसभा में जुड़ सकें और अपनी बातों को कह सकें, वही चरण चल रहा है। पटपड़गंज बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, पहले भी रही है सिसोदिया की वजह से, और जब से आप आ गए हैं तब तो फिर कहने क्या। तो ओझा जी कैसे जा रहे हैं लोगों के बीच में? एक वही गुरु जी वाली पहचान या फिर राजनेता बनकर लोगों के बीच कैसे लोग रिस्पांस कैसे दे रहे हैं आपको? नहीं, लोग तो रिस्पांस मास्टर जी की तरह ही दे रहे हैं। अरे भैया नमस्कार, हमारा लड़का आपसे पढ़ता है, हम आपका गीता वाला शो देखते हैं। लेकिन चूंकि प्रजातंत्र में जनता राजा है जी, तो उससे मैं अपनी तरफ से उसके किरदार को ज्यादा महत्व देता हूँ और उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ कि आप, बहुत लोग हमसे कहते हैं भैया आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हमको दर्द बहुत है। हमने कहा नहीं, तो हम ही से कहना है, आप किससे कहने जाओगे? तो मैं तो बदले हुए किरदार को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, पर लोग हमें यहाँ बोलते हैं कि हम तो आपको मास्टर साहब ही कहेंगे। हमने कहा बिल्कुल, अच्छा मास्टर साहब ही कहिए। राजनीति में आप उतर गए हैं शिक्षा के क्षेत्र से, फिलहाल के लिए अलग हटकर अभी, तो कैसा अनुभव मिल रहा है? क्योंकि राजनीति थोड़ा अलग विषय है शिक्षा से अलग हटके, तो कैसा लग रहा है फील्ड पर जब आप जाते हैं? नहीं, कुछ कहते हैं ना जब किरदार बदलता है। अब डॉन का जो अमिताभ बच्चन है, वो जब नमक हलाल में काम कर रहा है सेवक की तरह, तो दोनों के एटीट्यूड में, दोनों के बात करने के ढंग में, दोनों के बात कहने के ढंग में फर्क आ जाता है। अब क्या है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब आप काम करते हो तो जनता के विभिन्न रूप हैं। कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है, कोई बिजनेसमैन है, और आपको हर आदमी से समान भाव से मिलना है। क्लास में क्या था
कि किसी का भी बेटा हो वो आपके सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ लेगा। ये फर्क है। अब यहाँ उल्टा है, उसका उल्टा है, यहाँ मुझे हाथ जोड़ना है। जी स्टूडेंट जनप्रतिनिधि है भाई, जिसके प्रतिनिधि हैं तो उसको जाके नमस्कार तो करना ही। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव है और जो कि शायद मैं अच्छी तरह से निभा पा रहा हूँ। पटपड़गंज की बात करते हैं। पटपड़गंज सिसोदिया जंग पूरा निकल गए आपको, जब सीट यहाँ से मिली, बड़ी चर्चा हुई, ओझा जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी सिसोदिया की जगह पर। तो आप तो पहले ये बताइए कि आपने ये सीट मांगी थी या फिर नहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं आप सिसोदिया की जगह पर लड़ेंगे? नहीं, वो तो मैं कई सारे इंटरव्यू में कह भी चुका हूँ कि हमसे जैसे सिसोदिया जी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और 4-5 लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हाँ, इनके लिए दिल्ली ही पूरी एक विधानसभा है, ये कहीं से भी लड़ सकते हैं। पर मेरे साथ ये स्थिति नहीं थी। मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि कहीं भी आप काम करने जा रहे हो, राजनीति करने जा रहे हो, तो एक स्ट्रांग लोकल सपोर्ट होना ही चाहिए। उसके बिना आप कैसे बाजार, अब जैसे हम बाजार में निकलते हैं तो सब जानते हैं कि यार तिवारी जी के घर के, हर आदमी जानता है कि ये 40 इनका घर है। तो पूरा समाज मेरा, पूरा जो रिश्तेदारियां हैं, घर के लोग हैं, सब यहीं रहते हैं वेस्ट विनोद नगर में। तो वो एक 50+ घर है। इससे बड़ी व्यवस्था एक राजनीतिज्ञ को क्या चाहिए होता है। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैं तो मुस्कुराया सिसोदिया जी को देख के। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे पटपड़गंज मिल जाती तो बड़ी अच्छा होता। तो हंसने लगे सारे लोग, लगभग हंसने लगे। तो कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो ये बात थी। बाकी उनको यहाँ से छोड़ के जाने का मतलब नहीं था, क्योंकि आज भी जितने लोग जुड़े हैं सब उन्हीं के नाम पे जुड़े हुए। अच्छा, चर्चाएं तो ये भी हैं और आंकड़े भी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि 3207 वोटों से सिसोदिया यहाँ से आ रहे थे। रविंदर नेगी जो बीजेपी उम्मीदवार हैं, बड़ी तगड़ी फाइट उन्होंने दी थी। तो इस बार आपको नहीं लगता कि ओझा के सामने एक बड़ी चुनौती होंगे नेगी? देखिए, खेल में और राजनीति में चुनौतियां हमेशा बरकरार रहती हैं। अब मैं अपनी बात को कितना जनता को समझा पाया हूं, ये 8 तारीख को पता चलेगा। कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है भाई। किसी ने सोचा था कि किशोरी लाल शर्मा जी स्मृति ईरानी को हरा देंगे? बड़ा चेहरा मंत्री किशोरी लाल शर्मा जी को मुझे लगता है रायबरेली से बाहर कोई, अमेठी से बाहर जानता नहीं रहा। जानता नहीं, बिल्कुल। लेकिन किशोरी लाल शर्मा जी जुड़ पाए लोगों से। ऐसा मुझे फील होता है कि नेता को अपने जो लोग होते हैं उनसे जुड़ना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए अच्छा ये आदमी ये काम करने जा रहा है। जुड़े तभी जीते। हाँ, तो जब किशोरी लाल शर्मा जी स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं, जो कि कद्दावर नेता है भाजपा के, बिल्कुल, दोनों का कोई मेल नहीं है। बिल्कुल, इस बात को तो आप मानेंगे ना, आपके सामने की घटना है। बिल्कुल। अवधेश पासी जी अयोध्या जीत गए। मतलब जहां भाजपा के नाम पर डमी खड़ा कर दिया, पुतला, उसके जीतने की संभावना थी। अयोध्या में तो कम से कम अगर वो पुतला बना देते, कठपुतली, और कहते साहब ये भाजपा कैंडिडेट है, पब्लिक उसको वो भी जीत जाते हैं। तो राजनीति में ये कहना कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। कौन किस भाव से जनता से जुड़ गया है, जनता ने किसको अपने मन में बिठा लिया कि नहीं यार इसी को देना है, तो ये 8 तारीख को पता चलेगा। पटपड़गंज में पूर्वांचलियों का भी बड़ा दबदबा है और दिल्ली की सियासत भी पूर्वांचलियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। चाहे वो गाली गलौज की भाषा कह लीजिए, है ना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है ओझा जी, गुरु जी पूर्वांचलियों का वोट लेने में यहाँ पर कारगर साबित होंगे? पूर्वांचली तो खैर एक भाव है, जैसे भाषा होती है ना, भाषा व्यक्ति को जोड़ती है। तो जब मैं बाहर निकलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ क्या हाल है भैया, तो वो पूर्वांचल का आदमी तुरंत खट से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे पहाड़ी भाई हैं, उनके भी बच्चे मुझसे पढ़े, वो भी गीता का शो देखते हैं, तो लगभग हर वर्ग मुझसे जुड़ा हुआ है। पूर्वांचली भावनात्मक स्तर पर ज्यादा जुड़ गया है कि भैया हमारा आदमी है, भैया हमारे घर के हैं, भैया हमारे गांव के हैं भैया। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, भाव जोड़ता है। तो जब आप पटपड़गंज से आए, अभी एक और विवाद शुरू हो गया था, हालांकि वो सुलझ गया जब आप लोग चुनाव आयोग गए वोट ट्रांसफर को लेकर। वो क्या मामला था? एक ही दिन में अचानक से सब कुछ एक्चुअली क्या था कि 7 तारीख लास्ट डेट थी, 7 जनवरी। तो मैंने 7 को पेपर फॉर्म भर दिया। तो 10 को आयोग ने एक और नोटिफिकेशन निकाला कि जितने फॉर्म 6 तक जमा है बस वही लिए जाएंगे, जो कि उन्हीं के नियम के विरुद्ध था।
कि 10 दिन मतलब अंतिम दिन के 10 दिन तक वो वोटर ट्रांसफर करते हैं। तो खैर चूंकि उनका अपना एक रेट्रोगेटिव स्टेप था तो कमीशन ने कहा कोई बात नहीं, हम 7 तारीख तक ही लेंगे। आप राजनीति में आ गए हैं, और भी कई पार्टी देश की हैं, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा है बीजेपी के पास। आम आदमी पार्टी क्यों? देखो, जो आप कहते हैं ना संगत, लोग कहते हैं ना कि किसी को जानना हो तो उसकी संगत जान लो, क्योंकि जो उसकी विचार, आप अपनी विचारधारा से अलग के लोगों के साथ रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल भारत के इस वक्त एक ऐसे नेता है जैसे किसी जमाने में दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक। लीडर के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है विजन, उससे बड़ी चीज होती ही नहीं। दायर और विजन कि आदमी हमें ले कहां जा रहा है। अच्छा, वो विजन हर आदमी पकड़ भी नहीं पाता, समाज का बहुत उच्च तबका उसको पकड़ता है, फिर वो नीचे के लोगों को समझाता है। इसको हम डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि केजरीवाल जी का पूरा टारगेट है मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स। कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य को पकड़ लो, क्योंकि जिस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स मजबूत हो गया, भाई परिवार अगर मजबूत होंगे तो समाज होगा, समाज होगा तो राष्ट्र होगा। तो केजरीवाल जी का जो ये जो मानव संसाधन का टारगेट है वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आपने जिन स्थितियों में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और जिस परिस्थिति में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं विजन अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, वो हमने भी देखा 2012 में जिस तरीके से पार्टी का जन्म हुआ, आंदोलन से निकली पार्टी और एक अलग क्रांति करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, केस चल रहे हैं, जेल भी गए हैं टॉप लीडर्स, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुद्दे उठा रही, चाहे तथाकथित शीश महल का हो, तथाकथित शराब घोटाला हो, तमाम ऐसे मामले हैं, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई और फिर जब सरकार के पास अपना बताने को कुछ अच्छा नहीं होता और वो जनता को या तो बेवकूफ बना रही होती है या दमन कर रही होती है, तो ऐसे नेताओं को वो जेल में डालती है। 1908 में तिलक को जेल में डाला, बाल गंगाधर तिलक को। तो पूछा गया कि वजह क्या है? बोले कोई वजह नहीं है, बस जाओ, डिफेंस इंडिया एक्ट। 1922 में गांधी को जेल में डाला, बोले वजह कोई नहीं है, रोलेट एक्ट, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। ये नियम रहा है कि जब जब सरकारें जो आता था, जैसे मोदी जी आए थे बड़े शान से, सबका सपोर्ट मिला था 2014 में। मुझे नहीं लगता किसी ने उनको, जो मेजोरिटी उनकी आई थी वो सबके सपोर्ट से ही आई थी। अच्छा, कहा भी उन्होंने, बड़ी अच्छी बात थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और ऐसा कौन आदमी है जो महंगाई कम नहीं करना चाहता? अब वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। भाई आपने जो 14 में कहा, 10 साल बाद उसकी लिस्ट पेश करिए ना। महंगाई पे आपने क्या किया, रोजगार पे आपने, सब बताइए जनता को। जैसे आज केजरीवाल जी बता रहे हैं कि शिक्षा में हमने ये किया, अम्बेडकर एक्सीलेंस प्रोग्राम चलाया। तो ये कोई नई घटना नहीं है। कहते हैं अगर किसी को चुप नहीं करा सकते हो, मतलब रोक नहीं सकते हो, उसे चुप कराओ, उसको बदनाम करो। ये तो इतिहास की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। रजिया बड़ी फेमस शासिका हुई इतिहास में, जब 4 साल उस लेडी ने शानदार शासन किया, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। वो उधर सद्दाम हुसैन, तो उसको बोल दिया इसके पास WMD है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आज तक अमेरिका ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो राजनीति का नियम है कि जब तुम अपने प्रतिद्वंदी को उसके अपने कामों से उसे नहीं रोक सकते तो उसको बदनाम कर दो। बस वही चीज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ की गई है। आपने हिंदुत्व का जिक्र कर दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, इसकी भी सुगबुगाहट राजधानी दिल्ली में लगभग शुरू हो गई। मुझे लग रहा है चुनाव जब तक आएगा 5 तारीख तब तक शुरू हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है एक तरफ हार्डकोर हिंदू, एक तरफ आप भी सॉफ्ट कोर हिंदू कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप गीता का श्लोक अभी चुनावी चीजों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो खुला ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आपको नहीं लग रहा है एक तरफ हार्डकोर हिंदू, एक तरफ दूसरी तरफ आप, तो कैसे ये मेल खा पाएंगी चीजें? अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि हार्डकोर ईमानदार और सॉफ्ट ईमानदार? ऐसा कुछ नहीं होता। या तो आप हिंदू हैं या आप नहीं हैं, और उसका एक ही पहचान है। मैं तो कहा यहाँ के हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार है, मनसे कहा आओ हो जाए। हाँ, मैंने कहा आओ रामचरितमानस पर चर्चा हो जाए, बाल कांड पे हो जाए, सुंदर कांड पढ़ते ही हो हर मंगलवार को हो जाए। जो राम के चरित्र को अपना नहीं रहा है वो हिंदू नहीं है। राम का चरित्र ही ऐसा है। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। उपलब्धि के लिए त्याग भी करना पड़ेगा, तपस्या भी करना पड़ेगा, उसके लिए राम जी को पढ़ना पड़ेगा।
एसी डिब्बे से निकल के जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं, राजा के बेटे हैं, तो श्री राम से बने प्रभु राम। इतना बड़ा सूत्र जिस आदमी ने दिया हो जीवन में क्रांति का, उसके बारे में इन लोगों को 4 शब्द तो पता होने चाहिए, पता ही नहीं है। ये फर्जी हिंदू है, ना हार्डकोर हिंदू है ना सॉफ्ट, ये फर्जी हिंदू है। इनको कुछ नहीं पता, न धर्म के बारे में, न धर्म ग्रंथों के बारे में। हम तो कहते हैं आओ हो जाए गीता पे चर्चा, हाँ गीता का कोर सिद्धांत बता दे क्या है, हम भी जान जाए। हम तो चारों तरफ चौपाई और दोहा और श्लोक पढ़ रहे हैं, तो कभी जीवन में पढ़े होंगे तभी तो पढ़ रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही धर्म पे बोल दे। तो धर्म का इस्तेमाल करना अपने हितों के लिए और धर्म का उपयोग करना अपने विकास के लिए, 2 अलग अलग बातें। आप लगातार नेगी साहब को चुनौती दे रहे हैं गीता को लेकर, श्लोक को लेकर, तमाम इंटरव्यू में आप इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं। तो क्या ऐसी जरूरत क्या अन पड़ी कि आप नेगी साहब को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं? वो कहते ही है कि हम हिंदू नेता हैं, तो हम भी तो जाने। नहीं, उनकी पार्टी कहती है हम हिंदूवादी पार्टी है। उनकी पार्टी कहने से क्या होता है? अगर पार्टी को सब हिंदू नेता मान ही लेते तो इलाहाबाद हारते हैं। भाजपा की सीट थी। अगर यही बात है कि हम हिंदू पार्टी, हम हिंदू के नेता हैं, तो इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, यहां जो हारे इतनी बुरी तरह से, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में बात पहुंच चुकी है कि ये फर्जी नेता है, फर्जी हिंदू है और हमें परेशान कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी सुगबगाहट हुई है दिल्ली में, बटेंगे तो कटेंगे, और हम अभी पढ़ रहे थे आज सुबह न्यूज़पेपर में कि योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड है दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। आपको लग रहा है अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो थोड़ी चीजें बदलेंगी? दिल्ली की जो जनता है जी, वो बहुत दूरदर्शी टाइप की जनता है, बहुत। यहाँ का जो आदमी, क्योंकि शहर में आता कौन है? जी, जो काम के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोग जो है उनको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम गांव में देखते हैं, लोग सज्जन हैं, सहृदयी हैं, प्यारे हैं, वो एक बार तो मैनिपुलेट हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ऐसा संभव नहीं है। जैसे हर पिच पे हर बैट्समैन नहीं चल सकता है, ऐसे हर जगह हर नेता नहीं चल सकता है। तो यहाँ इस शहर में, इस राज्य में जब आप काम की बात करेंगे तभी जनता आपको सुनेगी। जहां आपने लीग की चेंज किया तो वो नेता आपके लिए घातक भी हो सकता है। कुछ दवाइयां बहुत फायदा करती हैं, पर उनमें लिखा होता है कि डॉक्टर के परामर्श से ही यूज करना, क्योंकि जनता तो वैसे ही, बिजनेस बंद है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मार्केट मंद चल रही है, चारों तरफ वैसे ही परेशान है। उसी में आकर आप जनता को भड़काओगे तो बैकफायर भी कर सकता है कि यार काम की बात तो कर नहीं रहो, कि बिजनेस कैसे बढ़ाओगे, धंधा कैसे बढ़ाओगे, रोजगार कैसे दोगे, पैसे के रुपया और डॉलर के बीच तो ऐसा द्वंद्व चल रहा है कि लग रहा है कि रुपया खत्म ही हो जाएगा। तो बहुत सोच समझकर बुलाएं, नहीं तो कभी कभी चीजें बहुत रिएक्ट करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती है। ओझा जी का विजन क्या है, प्लान क्या है? सरकार आम आदमी पार्टी का तो समझ आ रहा है जिस चीजें से वो लगातार 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बड़ी घोषणाएं संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रही हैं लगातार, हर दिन, कोई छूट नहीं रहा है दिन। बीजेपी आरोप लगा रही है, योजनाएं तो बुलाते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं लोगों पे। ओझा का क्या प्लान? बिना डिलीवर के पानी का बिल खत्म हो गया, बिना डिलीवर के बिजली का बिल खत्म हो गया, बिना डिलीवर के मंगलम में इतना स्कूल बन गया, बिना डिलीवर के मोहल्ला क्लिनिक आ गई। भारत के राज्यों में दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपनी जनता को योगा कराती है सुबह। किस राज्य ने कराया? ये सब बिना डिलीवर किए हो गया। यही तो खतरा है बीजेपी को, तभी तो उल्टी सीधी बातों पे ले जाती है वो कि भाई डिलीवर इन्होंने किया है। मैं जाके लोगों से पूछता हूँ कि तुमको किसी ने पार्क में कभी योगा कराया? कह नहीं भैया। मैं किसने कराया? कह भैया आम आदमी पार्टी ने कराया, क्योंकि हर पार्क को एक योगा टीचर दिया गया। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक से फायदा मिला? बोले भैया बहुत मिला, पहले हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे प्राइवेट डॉक्टर की फीस। तो डिलीवर किया है। ये बात दोनों विपक्षियों को, भाजपा को भी पता है, कांग्रेस को पता है कि डिलीवर किया है। और इनके पास 20-20 राज्य वहां करते थे, आज यहाँ इनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई हर आदमी समाचार पत्र पढ़ता है, सबको पता होता है कि यूपी में भाई 600 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो जब यूपी में दे रहे तो हमको काहे नहीं देंगे। तो 20 राज्य आपके पास ऑलरेडी है, वहां आपने कुछ किया नहीं। अब आप दिल्ली में आके वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे।
तो गाना है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ओझा जी, आप राजनीति में हैं, लेकिन इससे पहले आप गुरु हैं और तमाम छात्र जो हैं वो उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं। आप चुनाव जीतने के बाद क्या प्लान, छात्रों के लिए क्या प्लान है, क्या कुछ उनके लिए नया करने का सोचा है? अभी एक लड़की कृति है, उसने फिर सुसाइड किया जी कोटा में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिशा के अभाव में हमारे युवा इतने परेशान हो गए। इलेक्शन खत्म होगा, मैं जीतने की बात तो परमात्मा के हाथ में है, तो जिस दिन इलेक्शन खत्म हो उसके 20 दिन बाद मैं एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें काउंसलिंग, गाइडेंस और कोचिंग तीनों फ्री होगी। पटपटगंज के बच्चों के लिए तो मैं घर में जाके इनको निकाल के लेके आऊंगा। चिन्हित कर रहा हूं। आजकल तो लड़के मुझे यहाँ गलियों में देख के भाग जाते हैं कि मास्टर आला पकड़ना ले, सवाल पूछ लेता हूँ ना प्रचार करते करते। तो इस पे अब बहुत मजबूती से काम करना है। गुरुजी, अभी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को शिक्षा वगैरह सुबह कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं? बुला लेता हूँ, चुनौतियां बड़ी हैं। अभी इलेक्शन तक तो है, मतलब इलेक्शन तक तो सारा मामला स्टैंड स्टिल पे है। इलेक्शन के बाद फिर अपना काम शुरू करेंगे। चुनाव से हटके सर आते हैं थोड़ा, आप यूपी से हैं, गोंडा से निकले, दिल्ली तक का सफर तय किया और देश की सोशल मीडिया हो, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हो, लेकिन अब जिस तरीके से अब राजनीति में चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं वो एक अलग ही है, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है। तो आप जब गोंडा से निकले, हम आपकी कहानी पढ़ रहे थे, आप बचपन में बड़े शरारती थे। शरारत अपने से नहीं शुरू की थी, इतना सताया था लोगों ने। मतलब मेरे क्लास के कुछ लोग थे, मेरा होमवर्क का शीट फाड़ देते थे, गोद देते थे कॉपी में। एक दौर ये भी था, तो चाटा मार दिया खींच के। और यहां तक जो पहुंचे वो यात्रा बड़ी आसान नहीं थी, बहुत चुनौती। मतलब ये हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहां मैं लंगर में खाना खाता था। वहीं बाहर आपने देखा होगा मुरारजी देसाई योगा संस्थान है, वहीं कभी कभी सो जाते थे। अभिराम भाई की दुकान है, वो आज भी मुझको पहचानते हैं वहां पे। तो जो एक संघर्षों की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। लड़ाई किया और लड़ाई करते करते परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि रास्ते बनते चले। एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बाई चांस स्थिति ऐसी बनती है चुनाव के बाद या कुछ आगे भविष्य में होता है, तो ओझा जी का क्या विचार होगा? बीजेपी में नहीं जाएंगे, लिख के दे दें। कभी नहीं, कभी नहीं जाएंगे। उसकी वजह बता दें क्यों नहीं जाएंगे। अभी मैंने किसी चैनल पे ये बात बोली नहीं थी, आज बोल ही देता हूँ। हाँ, आज बोल देता हूँ। ये पहला चैनल है जिसपे मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप पंजाब केसरी पे बता ही दीजिए। इसी साल, इसी वर्ष जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, इसी वर्ष। और प्रोग्राम था दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का। वहां मैं भी मेहमान के रूप में बुलाया गया था, स्पीकर के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि मैं महाराज जी का शिष्य भी हूँ। तो मेरे साथ बीजेपी के 3-4 मंत्री थे और एक सांसद जी थे, जो अपने आप को पूर्वियों का नेता बताते हैं। तो हम सब बैठे हुए थे। तब तक जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर साइड के कुछ लोग थे, उन्होंने आके हमसे कहा कि भैया, हमने कहा क्या है, वो नेताजी लोग मना कर रहे हैं कि अवध ओझा को मंच पे मत बुलाना। इस साल की घटना बता रहा हूँ। हाँ, 12 बजा, उसका बहुत भयंकर बारिश हुई थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज के बाद, इसी साल की घटना है, और जब मैं बोलूंगा वो लोग सुनेंगे तो सबको एहसास होगा कि किसके लिए कहा जा रहा है। हाँ, कि अवध ओझा को मंच में मत बुलाना। मतलब जिसके अंदर शिक्षक को लेकर सम्मान न हो, ऐंठन हो, घमंड हो, अहंकार हो, इनके साथ रह जो रहेगा उसका विनाश हो जाएगा। भाई, राजनीति दुश्मनी थोड़ी सिखाती है। विचारधारा है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, उसमें दुश्मनी का भाव थोड़ा है। जिसकी विचारधारा जनता एक्सेप्ट करेगी वो सत्ता में रहेगा, सिंपल सी बात है। और ये डिसाइड करेगी जनता, तो हमारे आपके लड़ने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो हम ही लोग पंजा लड़ा लिए होते। तो उसके बाद उसी दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा कुछ भी हो जाएगा, इस दल में नहीं जाना, बीजेपी में नहीं जाएंगे, नहीं जाना। ओझा सर, आखिरी सवाल आपसे, पटपटगंज से कितने मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं? ये बड़ा कठिन सा सवाल है, लेकिन जवाब होता है गुरुजी के पास। नहीं, मैं बता दूं, जनता का जो प्रेम है
जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मतलब आप ये समझ लो लोग मुझे हाथ पकड़ पकड़ के घर में बुला रहे हैं, भैया एक कप चाय पी लीजिए, भैया बैठ जाइए, अरे भैया ये सुन लीजिए, भैया अरे भैया ये देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि जीत बहुत अच्छे आंकड़ों से होगी, बाकी वो मैं जनता पे छोड़ता हूं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद ओझा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो चुनावी मझधार में उतरे हैं और कैसे अपनी नैया पार लगाएंगे। उन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की, चाहे पूर्वांचल का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग रणनीति बनाने को लेकर हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।